नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो वीडियो है वो है पाकिस्तान मीडिया आफ्टर नेपाल आसिम मुनीर गोना गेट सेम ट्रीटमेंट बाय पाकिस्तानी यूथ। अच्छा, अभी ये तो हमें नहीं पता क्योंकि 9 मई को जो पाकिस्तान में हुआ था पिछले साल ही हुआ था ना, या पिछले साल हुआ था, जिसमें ये लोग सड़कों पर उतर आए थे, बड़ा हुड़दंग मचाया था। उसके बाद तो आर्मी ने एक एक को पकड़ के डाला है जेल में, और उसके बाद उन पर तो मिलिट्री कोर्ट के तहत सुनवाई चल रही है और बहुत कुछ हुआ है उसमें। उसके बाद से पाकिस्तान के युवाओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सारी बड़ी बड़ी बातें जो है ना वो घुस गई हैं पता नहीं कहाँ पे, वो अब नहीं निकलेंगे सड़कों पर। तो ये कहना कि पाकिस्तान में नेपाल वाले हालात हो जाएंगे, ये नहीं होने वाला, नहीं होने वाला भाई। पाकिस्तान के जो युवा हैं एक नंबर के फट्टू हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी जो नेपाल में हुआ है और जो हो रहा है, देखिए इस बात में कोई शक नहीं कि नेपाल की सरकारें करप्ट हो गई थी। इस बात में कोई शक नहीं कि नेपाल की सरकारें वैसे काम कर रही थीं जिससे नेपाल का फायदा नहीं हो रहा था, किसी और का फायदा हो रहा था। सीधे तौर पर चाइना का फायदा हो रहा है। टर्की के एनजीओ वहां पर आकर रेडिकलाइज्ड कर रहे हैं और नेपाल की सरकार कुछ नहीं कर रही है वहां पर। नेपाल से पिछले 2-3-4 साल में कई ऐसे वीडियोज आए जहां पर इस्लामी रेडिकल्स जो हैं वो हमला करना शुरू कर चुके हैं। नेपाल एक हिंदू कंट्री है ना भाई, लेकिन वहां पर बवाल चालू हो चुका है। इससे आम जनता जो नेपाल की है ना वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उसने वो गुस्सा निकाला। लेकिन अब मैं नेपाल से जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, आप लोग किसी की जान मत लीजिए। पॉइंट समझिएगा मेरा। करप्शन के खिलाफ आपकी लड़ाई वैलिड लड़ाई है, बिल्कुल होनी चाहिए, सपोर्ट है। करप्ट नेताओं को गद्दी छोड़नी चाहिए, बिल्कुल छोड़नी चाहिए, सपोर्ट है। बट लोगों को जान से मारना यह अच्छी बात नहीं। तो चाहे आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हों, उनकी फैमिलीज हों, यह गलत है। देखिए वैचारिक मतभेद हैं, उनको हिंसा में मत बदलिए। दूसरा, आपने संसद भवन को आग लगा दी, आपने इधर आग लगा दी, आपने होटल जला दिया, इससे किसका नुकसान हुआ है? क्या उन करप्ट नेताओं का नुकसान हुआ जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया, या आपने अपने ही टैक्स के पैसों से दिए गए, या जो भी है, जो आपकी संपत्ति है, नेपाल की संपत्ति है, संसद भवन हो चाहे हिल्टन होटल जो बनाए, वो नेपाल की जमीन पर है, नेपाली संपत्ति है, तो उसका नुकसान नेपाल को हुआ है और नेपाल को हो रहा है। जितनी भी चीजें जलाई गई, जो बिल्डिंगें तोड़ी गई, जो कुछ भी हो रहा है, उसका नुकसान नेपाल को हो रहा है। और नेपाल तो आपका है ना। या वो लोग जो आपकी आड़ में ये सब काम कर रहे हैं, तो फिर उनको संभालना जरूरी है कि आपकी आड़ में आपके ही नेपाल का नुकसान किया जा रहा है। आप सरकार गिराइए, आप करप्ट अधिकारियों को हटाइए, करप्ट नेताओं को हटाइए, बट वायलेंस करना, जान से मारना और अपनी ही संपत्ति का नुकसान करना, आपके टैक्स के पैसे लगे हैं ना, एक आम नेपाली के टैक्स के पैसे लगे होंगे संसद भवन में, अगर नेपाल का संसद भवन उनसे बनाए तो, या उसके रखरखाव में जो भी खर्चा आता है वो आपके पैसे हैं। अब कई लोग ये कहेंगे कि हमारे पैसे इसलिए हमने जला दिया। नहीं, ये साझी विरासत है, आपकी संपत्ति है, उसको जलाए बिना भी काम हो सकता है। आप अपनी बात जो कर रहे हैं वो पूरी की जा सकती है। बसें, ट्रेन, ये सब जलाना, ये आपकी चीजें हैं जो आप अपनी चीजें जला रहे हैं। बाकी करप्शन के खिलाफ मैं भी हूं, करप्ट नेताओं सबके खिलाफ, वो चाहे नेपाल में हो चाहे भारत में हो। करप्शन से हम लड़ रहे हैं, हम भी करप्शन से लड़ रहे हैं, करप्शन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। कोई भी चीज, कोई भी कंट्री करप्शन प्रूफ नहीं, क्योंकि करप्शन एक इंडिविजुअल लेवल पर शुरू होता है, इसलिए। बाकी देखते हैं पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है। इनकी जाती रिहाइशगाह जला दी है, 12 सरकारी रिहाइशगाहों और सुप्रीम कोर्ट की इमारत को आग लगा दी गई। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप। और जो नेपाल से आने वाले मनाजर हैं, वीडियोज हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट नून लीग और मौजूदा हुकूमत को खौफजदा कर रही है। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला का इस्तीफा, सदर वज़ीर-ए-आज़म और सरकारी इमारतों पर नौजवानों का कब्जा, पार्लियामेंट में और जहाजों पर फ्लाइटें और फरार, शट डाउन। लेकिन इस वक्त हुकूमती सफों में शदीद खौफ नेपाल के मनाजर देख के, जो नेपाल में नौजवानों ने पार्लियामेंट की बिल्डिंग, वहां कांग्रेस के बड़े सियासतदानों के घर, फौजी जनरलों के घर जो हमले किए हैं,
कर्फ्यू को उठा के परे मारा। नौजवानों के खौफ में पूरी मशीनरी इस वक्त तबाह बर्बाद। नेपाल के वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दे दिया, वज़ीर दाखिला ने इस्तीफा दे दिया। मुल्क के 20 नौजवानों की जान की बाजी कुर्बानी, और कर्फ्यू के बाद फौज के अहकामात मानने से इनकार, फौजी गाड़ियों के सामने लेट गए। इस पर यहाँ पे प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे और यहाँ पर पूरा सुप्रीम कोर्ट को आपके हवाले कर दिया गया। नेपाल के वज़ीर आज़म ने मुल्क बचा लिया, प्रसाद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया, और इसमें वो कह रहे हैं मैं अपने मुल्क के लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। सोशल मीडिया पे ये बैन का मामला पूरे मुल्क में फैला, और उसके बाद इसकी असल वजह देखिए आज़ादी इज़हार राय पर नौजवान तबका निकला, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लवाजमात थे। तमाम वजारतों के वज़रा ने जो इस्तीफे जमा करवाए, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर बिजली, वज़ीर सनत, ये इस्तीफे देख के फ़ौरन दिए। फौज ने सरेंडर किया, मजीद गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। ये यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को बंद करने से मामला शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी के तुलबा सामने आए, ये जो लावा पक रहा था जो हम कह रहे थे वो फट गया, और ये मौका हुकूमत ने दिया। खुद पूरी रजीम बदल कर इनकलाब की नेपाल में जो बुनियाद रखेगी, दुनिया ने नौजवानों की ताकत तस्लीम की। ये बिल्कुल पाकिस्तान वाला मामला नजर आ रहा है। वहां जिस तरह जर्नेल और करप्ट सियासतदान मुल्क को लूट रहे हैं, लेकिन वहां अब शट डाउन है, एयरपोर्ट पर भागने नहीं दे रहे, फ्लाइटें नहीं जा रही उनकी उड़ के। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो जनरेशन जी, जिन्हें यूथ कहा जाता है, वो सड़कों पे आ गए, और वो जो प्रोटेस्ट थे वो एक्सपैंड करते करते एंटी करप्शन एंड प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट में कन्वर्ट हो गए। पूरा मुल्क बंद कर दिया गया। ये आज़ादी इज़हार राय से शुरू होने वाला मामला पूरी रजीम नौजवान उड़ा के चलेगी। ये एस्टेब्लिशमेंट नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा खतरनाक मामला है कि देखिए पाकिस्तान में लवाजमात सारे वही हैं जो नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये तीनों पाकिस्तान के पड़ोसी हैं, और वहाँ के हालात बहुत बेहतर है, महंगाई के, अमन व अमान के, मईशत के, गुर्बत के, बेरोजगारी के। नौजवानों के पास वहाँ लीडरशिप भी नहीं है, खुद लीड करके गए। पाकिस्तान में खान जेल में, यहाँ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हालात तो आपको पता है, लेकिन पाकिस्तान में 64% नौजवान ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने हालात को देख रहे हैं। फिर देखा ना अवाम ने कैसे लितरॉल की है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में भी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की इसी तरह की दुर्गत बनेगी जिस दिन अवाम खड़े हो जाएंगे, और एक दिन खड़े हो जाएंगे। इसमें देर सवेर हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली ये होना है। जिस तरह नेपाल में नौजवान आज़ादी इज़हारी राय के लिए निकले, क्योंकि बड़ी कौम बनने नेपाल के जेनजी में और पाकिस्तान के जेनजी में जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को समझना पड़ेगा। इस फर्क को समझने के लिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो जेनजी है ना, वो बांग्लादेश के जेनजी की तरह है। याद है आपको वहां का जेनजी क्या कर रहा था? मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर सुसु कर रहा था। वहां का जेनजी क्या कर रहा था? जो इस्लामिक जेनजी था, वो जाके उनके जो शेख हसीना थी उनके अंडरगारमेंट्स लहरा रहा था। याद है? पाकिस्तान का जेनजी वही है, लेकिन नेपाल का जेनजी ये नहीं है। क्या आपने नेपाल के किसी युवक को ऐसी हरकत करते देखा? बिल्कुल नहीं करेगा वो। नेपाल का युवा जानता है कि वो क्या कर रहा है। नेपाल का युवा उस चीज से, करप्शन से, वो मुद्दों पर त्रस्त है। उसका दिमाग रेडिकल नहीं है, उसका दिमाग इतना घिनौना नहीं है जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जेनजी का घिनौना है। बांग्लादेश क्या हो गया? बांग्लादेश का बताओ ना। क्या जो रिवोल्यूशन आई, जिसे इनकलाब कहा जा रहा था, पाकिस्तानियों ने बड़ा सपोर्ट किया ना, इनकलाब आ गया बांग्लादेश में, ये हो गया, वो हो गया। क्या हुआ? अभी क्या हालात हैं? क्या बांग्लादेश में नौकरियां मिलनी शुरू हुई हैं जो बेरोजगार लड़के थे, लड़कियां थी? या बिजनेस होना ठीक हो गया है? या बेरोजगारी दूर हो गई? या उनके दुख दर्द, महंगाई कम हो गई? उनकी कंट्री के हालात ठीक हो गए? बिजनेसेस सही हो गए? कुछ नहीं हुआ, और खराब हो गए इनफैक्ट। और मुझे याद आ रहा है, ये जब हुआ था बांग्लादेश में, तब शब्बर जैदी से किसी एक पाकिस्तानी युवा ने पूछा कि क्या आप इसको क्या कहेंगे, इस इनकलाब को क्या कहेंगे। बड़ा अच्छा जवाब दिया था शब्बर जैदी ने, और मैं चाहूंगा कि वो क्लिप लगाई जाए और सुनाई जाए ताकि आप समझें कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी के जो युवा हैं वो नेपाल के युवा से कंपेयर मत करिए आप नेपाल के युवाओं से। लगाओ क्लिप। आपका रिवॉल्यूशन के बारे में क्या ख्याल है कि फ्रॉम यूथ ऑफ पाकिस्तान क्या ऐसा मुमकिन है? क्या पाकिस्तान में कभी इनकलाब आ सकता है? यहाँ की जो यूथ है वो इनकलाब लेके आ सकती है? इनकलाब का मतलब क्या है? जैसे ढाका में आए, गोली खाते हुए उन्होंने जाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस गए और प्राइम मिनिस्टर को बाहर निकाल के बाहर फेंक दिया। यही किया ना, यही इनकलाब की बात कर रहे हो तुम। ये कह रहे हो ना कि मुझे ये समझाओगे इनकलाब तुम किसको कह रहे हो? अगर इनकलाब आए तो किस तरह आएगा? भाई मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि कराची में लोग निकलेंगे
और वो चीफ मिनिस्टर हाउस को जाके चीफ मिनिस्टर साहब को बाहर फेंक देंगे उठा के। यही कह रहे हैं ना, ये पाकिस्तान में कभी नहीं होगा। ये जो खित्ता है जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, ये इंडस वैली फ्रॉम पेशावर टू कोटरी, इस इलाके में कभी 2000 साल से इनकलाब नहीं आया, इनकी जीन्स में नहीं है। ये सरेंडर कर देते हैं, जो गोली चलाने आता है उससे आगे सरेंडर कर देते हैं। इन्होंने कभी इस इलाके में इनकलाब नहीं आया, कभी कोई जंग नहीं हुई गुजरांवाले में, शेखुपुरे में, अटक में, कोई जंग नहीं हुई कभी 2000 साल से। ठीक है, इनके ऊपर अच्छा, इसके बाद इन्होंने कभी खुद हुकूमत भी नहीं की। इनके ऊपर मुगल हुकूमत करते थे, उससे पहले इनके ऊपर कभी पठान हुकूमत करते हैं, कभी इनके ऊपर सिख हुकूमत करते रहे, या इनके ऊपर कभी अंग्रेज हुकूमत करते रहे। ये खुद हुक्मरान भी नहीं बने, ये सिर्फ अपने गाँव में बैठकर वडेरागिरी कर सकते हैं, ये हुकूमत भी नहीं कर सकते। अब इनके ऊपर अमेरिकन हुकूमत कर रहे हैं। तो ये जो इलाका है, ये कभी भी, इसमें कभी भी अवामी इनकलाब आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेपाल का युवा अपना गौरव हासिल करना चाहता है, और ये सब इन करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से हुआ, समझे। अब उसमें कुछ अराजक तत्व भी हैं जो संसद भवन जला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जला दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारी और भी चीजें। लेकिन नेपाल का जो यूथ है उसको कंपेयर आप बांग्लादेशी यूथ से और पाकिस्तानी यूथ से ना करें, कोई कंपेयर नहीं। क्योंकि बड़ी कौम बनने के लिए जो कुर्बानियां देते हैं, जबर और जुल्म के खिलाफ जो दुनिया भर में मज़ाहमत होती है, ये उसी का एक सिलसिला नजर आ रहा है। अब यहाँ बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ की कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप की वजह से इमरान खान की इस पुरअमन तहरीक को बड़ा नुकसान पहुंचा। लेकिन यहाँ नौजवानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत मौजूद है। अब जाहिर है जिंदगियां उनकी हैं, फैसले उनके हैं, मुस्तकबिल उनका है। ये पुरअमन अंदाज में बगैर तशद्दुद की इस तहरीक को कैसे कामयाब करेंगे? ज़ाहिर उसमें लीडरशिप का सवाल है। उसमें तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप को हटाने के मामले पर अडयाला जेल से किसी भी वक्त देखें मेरी इत्तला है ये खबर आ सकती है। खान का ज़हन बना हुआ है कि जमात के अंदर तब्दीली लाजमी है। खैबर पख्तूनख्वा की खासतौर पर हुकूमत में वहाँ एस्टेब्लिशमेंट अली बिन गंडापुर साहब की मदद कर रही है। जो आतिफ खान ग्रुप है, उन्हें एंटी करप्शन के नोटिस जा रहे हैं मालूम जबा और पुराने केसेस मर्दान में, ताकि उन्हें नाहल करवा दिया जाए, खतरा ना रहे। लेकिन ये मामला मेरे ख्याल में उनके भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। नेपाल जो है उसमें ये ओले जो है वो ये कई दफ़ा माजी में कह चुके हैं कि जनाब आप तो इंडिया को समझना चाहिए कि नेपाल इज़ नॉट इट्स कॉलोनी। इस तरह की बातें भी हुई हैं। ठीक है जी, चाइना फैक्टर ऑलरेडी कहा जा, हाँ, क्योंकि वो चाइना की कॉलोनी बन गया था ना। ओली को हम लोग नहीं जानते क्या? सब जानते हैं। वो कम्युनिस्ट सरकार चाइना की गोदी में जाके बैठी हुई थी ना। ऑलरेडी कहा जा रहा था कि ये चाइनीज बंदा बैठा हुआ है काठमांडू के अंदर, और चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, स्ट्रेटेजिक का। इंडिया कहता था कि चाइना की एक स्ट्रेटेजिक इंक्रोचमेंट है साउथ एशिया के अंदर। बेसिकली इंडियन समझते थे कि ये सारी की सारी जो इंक्रोचमेंट है वो जो है ना वो मतलब ये चाइना की तरफ से की जा रही है। नेपाल उसका सहारा है, और नेपाल जो था वो कहता था कि वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन इंडिया एंड वी नीड अ बैलेंस। जब से ये शर्मा साहब बने थे प्राइम मिनिस्टर, ये इंडिया भी नहीं आए थे। ये हुकूमत इस वक्त अपनी नशिस्तों को बढ़ाने के चक्कर में ट्रिब्यूनल के जैसे फैसले तहरीक इंसाफ की, चाहे नशिस्तों के हों, चाहे उनकी अददी अक्सरियत हो, ये सिर्फ पार्लियामेंट और सेनेट पे फोकस करें। इन्हें नेपाल की पार्लियामेंट का हाल देखना चाहिए। इस वक्त 450 से ज़्यादा दरख्वास्तें पड़ी हुई तहरीक इंसाफ की, जिन पर फैसले नहीं आ रहे। और 9 मई के केसेस में तहरीक इंसाफ के मजीद लोगों को नाअहल करने का जो मामला है वो भी कि लंगड़ी लूली हुकूमत किसी तरह पार्लियामेंट सेनेट में रख के चला लें, और मुज़ाहमत वाले तमाम रहनुमाओं को या सजाएं दे दें या गिरफ्तार कर लें। 26 नवंबर में आज 3 लोगों को उन्होंने सजाएं दी हैं। नेपाल के अंदर भी वही सिचुएशन नजर आ रही है। काठमांडू की बात करें जो उनका कैपिटल कंसीडर किया जाता है, वहां पर कह लेंगे केपी ओली ने भी रिजाइन दे दिया। उनके बड़े से बड़े जो पॉलिटिशियंस है वो भी सड़कों। कैपिटल कंसीडर नहीं किया जाता मैडम, कैपिटल है वो। कैपिटल कंसीडर किया जाता है। इस्लामाबाद जो है कैपिटल कंसीडर किया जाएगा क्या? काठमांडू नेपाल की कैपिटल है, कंसीडर नहीं की जाती। इस्लामाबाद नेपाल की कैपिटल, सॉरी पाकिस्तान की कैपिटल है, कंसीडर नहीं की जाती कि वो है। नहीं जी, मैंने कंसीडर कर लिया कि नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है, कंसीडरेशन में है।
सड़कों पर दौड़ लगाते हुए दिखाई दिए हम लोगों को। लेकिन नरेंद्र मोदी, मैं आपको बताता चलूं, ये पावर ऐसी बेरहम चीज है। द मोमेंट यू लीव पावर, द मोमेंट यू आर आउट ऑफ द गेम, यू आर गॉन। आपका कोई बंदा आपका शर्म या ख्याल ध्यान नहीं करता। इस चीज़ को ये ज़हन में रखिएगा। अमूमन अक्सर लोग जो हैं वो इस चीज़ को दे डू नॉट पे मच अटेंशन टू इट। याद रखें कि लोग जो हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आप पावर में नहीं हैं। तो अगर आप पावर में नहीं हैं तो आपकी कोई वैल्यू किसी किस्म की नहीं है। आप पावर में हैं तो आपकी वैल्यू है, पावर में नहीं है तो ओले हो या कोई भी हो, ठीक है, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। वो आज नेपाल के अंदर कह लें कि वो अगस्त था, ये सितंबर है, तो सिचुएशन आखिरकार कहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि यूएसए की जो 20 एप्स हैं वो बैन कर दी गई हैं नेपाल के अंदर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम स्पेशली यूट्यूब, जहां से जो जेन जी है बहुत ज्यादा अर्न करती हुई दिखाई दे रही थी। और ये जो प्रोटेस्ट है, पहले इसको शक्ल दी गई कि एप्स की वजह से ये जो प्रोटेस्ट है ये कैरी किया जा। जी मैडम, जहाँ तक बात आती है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, कि दूसरे ममालिक इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इस तरह की कॉन्स्पायरेसी थ्योरी चलती रहती है हमारे मखसूसन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, कि हमारे अंदर जो भी हालात पैदा होते हैं हम किसी वेस्टर्न कंट्री को उसके इल्ज़ाम दे देते हैं। लेकिन अगर हम इसकी रियलिटी देखें तो जो भी ये सूरत हाल होती है, अब हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, यहाँ सोशल मीडिया हमारी ज़रूरत बन गया है और ये हमारा एक बुनियादी ज़रूरत है। आज के दौर में हम लोगों से सोशल मीडिया के ज़रिए कांटेक्ट कर पा रहे हैं और स्पेशली इस वक्त दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज हैं वो इंटरनेट की रसाई को भी लोगों को बुनियादी ज़रूरत करार दे चुके हैं, ठीक है। तो जो किसी भी मुल्क की हुकूमत होती है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो लोगों की बुनियादी सहूलियात है, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनको यकीनी बनाएं। पाकिस्तान और भारत के अंदर इस तरह जो यूथ है ना, वो सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करके कुछ नहीं अचीव कर सकती, बिकॉज उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्क जो हैं वो सिक्योरिटी स्टेट है। इंडिया भी सिक्योरिटी। क्या ये फालतू का नैरेटिव करें? इंडिया एक सिक्योरिटी स्टेट है। क्या शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसे प्रोपेगेंडा करते हुए? आप पाकिस्तान का कंपैरिजन हमारे से कर रहे हैं, जो एक शूडो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, जहां कभी डेमोक्रेसी रही नहीं, और आप एक डेमोक्रेटिक नेशन के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। यहां पे हर बार चुनाव होते हैं, चुनाव से पीएम चुना जाता है, चुनाव से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है जहां पे असेंबलीज में इलेक्शंस होते हैं, जहां पे नेशनल इलेक्शंस होते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में शहबाज शरीफ क्या इलेक्शन जीत कर बना है क्या पीएम? और आप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी स्टेट है। जी नहीं, भारत बिल्कुल एक सिक्योरिटी स्टेट नहीं है। भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। पाकिस्तान एक भले ही सिक्योरिटी स्टेट है, कंपेयर मत करिए। देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, कितनी आसानी से इन्होंने कह दिया कि भारत भी एक सिक्योरिटी स्टेट है। अच्छा जी, वहाँ पे ऑपरेटर्स बहुत तगड़ा है। इंडिया का ऑपरेटर्स कोई कमज़ोर ऑपरेटर्स नहीं है। वो जिधर मर्जी चले जाएं, जो मर्जी कर लें, जैसे मर्जी कर लें। दे हैव दिस कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, उनके पास मौजूद है कि वो अपनी भारत और पाकिस्तान में दोनों की बात कर रहा हूँ, नॉट जस्ट पाकिस्तान। मत करिए बात। भारत के युवा पाकिस्तान के युवा से 1000 गुना ज्यादा बेहतर हैं। पाकिस्तान के युवा कजन मैरिज की पैदाइश हैं, उनका आईक्यू लेवल लो है, वो बातों को जज नहीं कर सकते, वो सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर सकते, उनको समझ नहीं है। भारत के युवाओं को समझ है, भारत के युवाओं में बुद्धि है, भारत के युवाओं में विवेक है। भारत के युवा जानते हैं कि हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भारत के यूथ से आप अपने यूथ की तुलना मत करिए। वो जाहिल, खाना बदोश, कबीलाई युवाओं से आप हमारे सभ्य सुशिक्षित युवाओं की तुलना मत करिए। हमारे युवा नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारे युवा नए नए ऊंचाइयों को छू रहे हैं, हमारे युवा नई नई चीजों को इन्वेंट कर रहे हैं। आपका युवा कुछ नहीं कर रहा है। आपका युवा वही 1400 साल पहले वाला बन गया है। लब्बैक लब्बैक, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। हमारा युवा साइंटिस्ट है, हमारा युवा डॉक्टर है, हमारा युवा इंजीनियर है, हमारा युवा इन्वेंटर है, हमारा युवा कंपनीज बना रहा है। हम यूनिकॉर्न कंपनीज में आगे जा रहे हैं। हमारा युवा एआई पर रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है। कितने रिसर्च पेपर पब्लिश कर लिए हैं आपके युवाओं ने भाई पाकिस्तान में?
हमारा युवा बिजनेस के नए नए आइडियाज लेकर आ रहा है। बात करते हैं आप, हमारे बच्चे यूं सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, यूं मोबाइल एप्स बना रहे हैं, गेम्स बना रहे हैं। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? मदरसे में जा रहे हैं, भारत को तबाह करने के नारे लगा रहे हैं। डोंट कंपेयर इंडियन यूथ टू द गलीज नाली के कीड़े जो पाकिस्तानी यूथ है उससे। पहले उस लेवल पर आओ, फिर कंपेयर करो। पाकिस्तान दोनों के पास कैपेबिलिटी मौजूद है, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से जो हमारे अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, उन पे जो आवाम की ज़रूरियात होती हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब आप आवाम की ज़रूरियात को पूरा नहीं करते, जब आप आवाम के मुतालबात को पूरा नहीं करते और उन्हें ओप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाते हैं, तो आप उसके बदले जो आवाम होती है उसके अंदर गुस्से को जन्म दे रहे होते हैं। तो अगर हम इन्हीं दिन एक जॉन लॉक के बहुत बड़े फिलासफर थे, वेटरन फिलासफर थे, उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कि जब भी कोई भी हुकूमत बनती है वो आवाम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके बनती है। जो आवाम होती है वो हुकूमत के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो हुकूमत की पैरवी करे। क्या बोल रहे हो बे? डेमोक्रेसी का मतलब पता है तुम्हें? कॉन्ट्रैक्ट है ये। आवाम चुनती है, आवाम इलेक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। इसलिए कहता हूं ना, ये सब कजन मैरिज के पैदाइश है। आईक्यू लेवल इतना कम है, इनका दिमाग काम नहीं करता बॉस। इनका दिमाग काम ही नहीं करता। वो उनको पता भी नहीं वो क्या बोल रहे हैं। आवाम का सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। आवाम इलेक्ट करती है कि हमारी सरकार ये होगी, ये लोग हमें रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी एमपीज बनते हैं हमारे यहां या जो एमएलए बनते हैं वो स्टेट में सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट असेंबलीज के लिए। और जो एमपी होते हैं वो सेंटर की असेंबलीज के लिए, असेंबली कर रहा हूं, सेंटर के पार्लियामेंट के लिए करते हैं। वो पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह हैं। उनको चुना जाता है, इलेक्ट किए जाते हैं। आपकी तरह सेलेक्ट नहीं किए जाते। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कोई। नहीं जी, हम तो शादी निकाह तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जी नहीं, हमारे यहां कॉन्सेप्ट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट वाला। हम लोग परमानेंट वाले हैं। तो हमारे यहां चीजें इलेक्ट होती हैं। हमारे यहाँ के यूथ, हमारे यहाँ की जो आवाम है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती सरकार से। समझे? समझ ही नहीं यार इन लोगों को, यार कसम से यार, गजब बैल बुद्धि लोग हैं। करेगी हुकूमत के बातों को मानेगी, कानून पे अमल दरामद करेगी। इंडिया की जो गवर्नमेंट है और उसकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स का ये जो मीटिंग है, ये जिस चीज को बताता है कि इंडियंस क्या सोच रहे हैं। इंडियंस क्या सोच रहे हैं, ये को वो जिसे कहते हैं ना, ये कोई मजाक नहीं है कि एक मुल्क जो है उसकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है कि इंडिया के अंदर, जो नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस को देखती है, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड फाइनेंस वाले बैठते हैं। और वो 4-5-6 लोग होते हैं। ये किचन कैबिनेट है, वो सारे के सारे मसलों को देखते हैं। और जारी बात है उनके लिए ये बहुत सारी, इंडिया की जो कैबिनेट कमेटी है वो बहुत सारी चीज़ें देखती है, न्यूक्लियर कमांड और इंटेलिजेंस एंड काउंटर टेररिज्म एंड इम्पॉर्टेंट डिसीजन। इंडिया ने जब पाकिस्तान के हवाले से फैसला किया था तो उसमें भी ये ऑपरेशन सिंदूर, तो यही कमेटी वगैरह जो है वो मुलाकात इसकी हुई थी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो डिसीजन उन्होंने लिया। बहरहाल देखना तो ये है कि क्या इससे निकलता क्या है, इससे निकलता क्या है। और ये चीज़ आपको पता चलेगी। निकलेगा क्या? देखिए, जब भी सिचुएशन, हम तो पाकिस्तान नहीं है ना, पड़ोस में कुछ भी चल रहा है, हमें उससे क्या मतलब है? सानू की मतलब जी हुक्का गुड़गुड़ाओ जी, नहीं। हमारे यहाँ पड़ोस में हो रहा है तो उस पर ज्यादा नजर रखी जाती है। हम उस पर चर्चा करते हैं क्या हो रहा है। भाई, नेपाल हमारा सिर्फ पड़ोसी देश नहीं है। नेपाल से हमारे संबंध उससे कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। नेपाल से हमारा बेटी रोटी वाला रिश्ता है भाई। आप लोगों को आइडिया नहीं है नेपाल से हमारे रिश्ते कैसे हैं। नेपाल के लोगों को अगर मुझसे आप पूछें तो मैं नेपाल के लोगों को कोई विदेशी नहीं समझता हूं। नेपाल के लोग हमारे लिए विदेशी नहीं है। पाकिस्तान के लोग विदेशी हैं हमारे लिए, नेपाल के लोग नहीं है।
नेपाल और भारत के लोगों के बीच आज से रिलेशन नहीं है, हजारों साल हो गए। हम एक ही सिविलाइजेशन के बच्चे हैं। हम सिविलाइजेशन कहीं बाहर से आके नहीं थोपी गई है हम पे, उसको उड़ लिया है हमने, नहीं। हमारे लिए नेपाल की धरती उतनी ही पवित्र है जितनी हमारे लिए हमारी धरती है। साझी विरासत है ना भाई हमारी चीजों की। जो हमारा कल्चर है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारा रिलीजन है, वो साझा है ना, एक है। तो हमारे लिए नेपाल बहुत हायर लेवल पर है। ऐसा नहीं है कि नेपाल जस्ट अनदर नेबरिंग कंट्री, नहीं। नेपाल इज नॉट जस्ट अनदर नेबरिंग कंट्री। उसका स्थान बहुत ऊंचा है हमारे लिए। और पिछले कुछ सालों में ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने बहुत खराब करने की कोशिश की, लेकिन नेपाल के लोगों की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि नेपाल में लोग अभी भी जानते हैं कि भारत से कैसे संबंध हैं या इंडियंस से उनके क्या रिलेशन हैं, वो सब जानते हैं। तो ये कंपेयर मत करिए। तो जाहिर है जब बांग्लादेश में ऐसा कुछ होगा तब भी हमारे ऊपर चर्चा हो, लेकिन अगर नेपाल में ऐसा हुआ है, हालत खराब हुई है, प्रॉब्लम आई है, उस पर ज्यादा चर्चा होगी। और उस पर चर्चा होगी कि आगे हम नेपाल की मदद कैसे कर सकते हैं, आगे नेपाल को लेकर हमारा रुख क्या रहने वाला है, आगे नेपाल को किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, वहां पर जो हो रहा है उससे लेकर हमें क्या क्या सीखना है, हमें किन किन बातों का अपने देश के भीतर ध्यान रखना है। बहुत सारी चीजें होती हैं, वो डिस्कस तो होंगी ना। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, सिचुएशन पर बात करते हैं, उसके अलग अलग पढ़ने वाले नतीजों की बात करते हैं, फिर उन नतीजों पर उठने वाले सवालों की बात करते हैं, उनके समस्या जो पैदा होंगी उनके हल की बात करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या तैयारी है। बहुत सारी चीजें होती हैं बात करने के लिए। और भारत इस मामले में बहुत आगे है। आप पाकिस्तान से कंपेयर मत करिए, पाकिस्तानियों के पास समझ नहीं है। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बड़े मजबूत हैं और उनका आधार है हमारा लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी। वैसे ही नहीं है। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं, क्या सही काउंटर किया कि नहीं मैंने? जवाब दीजिए कमेंट में। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,